नमस्कार, हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। मैं मयंक शर्मा, डायरेक्टर फिजिक्स स्ट्रीट कोचिंग संस्थान, आपका स्वागत अभिनंदन कर रहा हूं आपके इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है फिजिक्स बाय मयंक शर्मा। देखिए, हमने कुछ महीने पहले कोशिश करी थी और जिसका अच्छा खासा हम लोगों को रिस्पॉन्स भी देखने को मिला था। कोशिश क्या थी कि जो हमारे साथ यूपीएससी एनडीए के जो छात्र जुड़े हुए हैं उनके लिए हम लोग PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ला रहे थे। उसमें हम लोगों ने कुछ वीडियोस कराई भी थी, लेकिन हमने फिर एक इनिशिएटिव लिया है कि कुछ वीडियो हम लोग और डालेंगे। जैसे कि इस बार यूपीएससी एनडीए का एग्ज़ाम हुआ था, तो उस एग्ज़ाम की हम लोग में जितने भी फिजिक्स के क्वेश्चन आए हुए हैं उनका सोल्यूशन आप लोगों को देंगे। और सबसे पहले हम लोग जो आपको हार्ड लग रहे थे क्वेश्चन उनसे शुरुआत करेंगे। देखिए, छात्र को चाहिए सीखना, और अगर उसने 11th का पोर्शन अच्छे से पढ़ा हुआ है, आजकल की जो शिक्षा पद्धति के हिसाब से अगर मैं देखूं तो 11th में छात्र जो है अच्छे तरीके से विषयों का अध्ययन नहीं करता, बस वो पास होना चाहता है। क्योंकि 11th में यहाँ पर कोई ज़्यादा नेसेसरी चीज़ उसको नहीं बताई गई है इतनी, तो वो वहाँ पर कहीं ना कहीं वीक हो जाता है। और हमसे यूपीएससी या फिर एयरफोर्स एक्स ग्रुप वाले ज़्यादातर 11th पोर्शन का पूछ रहे हैं। ये ट्रेंड रहा है आज तक, ठीक है। 12th का पूछते हैं लेकिन उसकी तुलना में कम रहता है उसका मार्जिन। तो वही चीज़ आज देखने के लिए यहाँ पर PYQ लेकर के मैं आया हूँ एनडीए वालों के लिए, और चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र हमसे एनडीए के जुड़े, जिनको कि फिजिक्स सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही हो, भी हमसे जुड़ते रहें और यहाँ पर टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो लेते रहें। यहाँ से फुल बैच अभी हम एनडीए का नहीं लॉन्च करेंगे, कुछ दिन बाद रुक जाइए आप, लेकिन क्वेश्चंस हम लोग जरूर कराएंगे। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन आए हुए हैं एनडीए का जो पेपर अभी हाल फिलहाल में हुआ था कुछ दिन पहले 2023 का, उसके कुछ फिजिक्स के क्वेश्चन आज की वीडियो में ले रहे हैं। चलिए बिना किसी देरी करते करते हैं वीडियो को स्टार्ट, और उम्मीद है कि आप लोग पूरी वीडियो को जरूर देखेंगे। वीडियो को बिना लाइक किए मत जाना, क्योंकि उससे हमें को लगता है कि छात्र हमको पसंद कर रहे हैं और अच्छा रेस्पॉन्स आपका मिल रहा है। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। असिस्टेंट ऑपरेटर की वीडियो भी थोड़ी देर में आ जाएगी। देखते हैं, इसमें पहला क्वेश्चन लगा दो भाई। पहला क्वेश्चन बड़ा हार्ड सा दिख रहा है कि इस तरीके के क्वेश्चन डिजाइन जानबूझकर किए जाते हैं जिससे कि छात्र जो है वो थोड़ा सा भ्रमित हो जाए। तो घबराना नहीं है किसी भी दिशा में। देखिए क्या दिया हुआ है कि दो सर्वासम तुलाएं। सर्वासम मतलब एक जैसी तुलाएं हैं यहाँ पर। S1 और S2 एक के बाद एक जुड़ी हुई हैं और ऊर्ध्वाधर लटकाई गई है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ठीक है भाई। तो S2 से 10 किलोग्राम का एक द्रव्यमान लटका हुआ है। यदि S1 और S2 पर पाठ्यांक क्रमशः W1 और W2 हो, तो हमको बताना है कि W1 और W2 का कितना मान पड़ेंगी ये तुलाएं। देखिए, क्वेश्चन का अगर मैं फिगर बनाना चाहूँ एक बार हो तो इस तरीके का कुछ बनने वाला है। देखिए, आराम से करेंगे। ये देखिए, ये इस तरीके से ये तुलाएं यहाँ पर जुड़ी हुई हैं। ये तुला का नाम इसका दे रखा है S1 और इसका पाठ्यांक W1। फिर एक और तुला जुड़ी हुई है। देखिए, जुड़ने का क्रम सबसे पहले देख लेंगे कि समानांतर क्रम है या फिर श्रेणी क्रम है। जब भी ऐसा क्वेश्चन बने इस टाइप का, तो हम लोगों को देखना है कि जो तुलाएं जो जोड़ी गई हैं वे क्या समानांतर क्रम में जोड़ी गई हैं या फिर वे क्या श्रेणी क्रम में जोड़ी गई हैं। अंग्रेजी में कहेंगे कि या वे इन पैरेलल जोड़ी गई हैं या फिर इन सीरीज जोड़ी गई हैं। तो सबसे पहले उसको देखना है हमको, सिरे से डिफाइन होगा। ये इस तरीके से दूसरी तुला यहाँ पर जुड़ी हुई है, इसके जस्ट एकदम नीचे S2 इसका नाम है और इसका पाठ्यांक W2 है। फिर यहाँ पर जो है एक वेट भी है, S2 से लटकाया गया है। कितने का वेट है? ये 10 kg का ये अपना वेट। तो पूछा है कि W1 और W2 का मान कितना होगा। तो देखिए, ये क्वेश्चन बड़े इजी होते हैं और हम लोग इनको कर भी नहीं पाते हैं एग्जाम के अंदर। करना कैसे है? देखिए, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले देखेंगे कि ये समांतर क्रम में जुड़ रही हैं या श्रेणी क्रम में जुड़ रही हैं। तो देखो भाई, अगर मैं इसके सिरे की बात करूँ तो उसका पहला सिरा ये रहा, इस तुला का S1 का पहला सिरा ये। देखो, सिरे सिरे दो ही तो होते हैं। अगर कोई भी तुला देखी जाए तो उसके दो सिरे होंगे, एक तो शुरू वाला और एक अंतिम वाला। तो इसको सिरा नंबर 1 कह दिया और इसको कह दिया सिरा नंबर 2। तो देखिए, जो पहली वाली का दूसरा सिरा है वो जो अगली तुला है, जो अगली तुला है उसके पहले सिरे से जुड़ा। देखो, इस S2 तुला का जो पहला सिरा होगा वो यहाँ पर होगा और दूसरा सिरा कहाँ पर होगा? इसका। तो जब भी पहली तुला का दूसरा सिरा दूसरी तुला के पहले सिरा से जो है जुड़े,
तो वहाँ पर हम लोगों को करना क्या है, बड़ा इजी है कि ऐसे क्वेश्चन में हम लोग पहचान कर लेंगे कि ये यहाँ पर श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई है। कैसे क्रम में? श्रेणी क्रम में, ठीक है। और जब भी श्रेणी क्रम में तुला जुड़ी हुई हो, चाहे कितनी भी यहाँ पर जोड़ रखी हो, तो जो पाठ्यांक यहाँ पर W2 का होगा वही क्या होगा, W1 का। तो W1 इजकल टू W2 के, ठीक है। ये हमको यहाँ पर मिल गया। याद रखना, चाहे यहाँ पर श्रेणी, अगर ये समानांतर क्रम में होती ऐसी, कैसे, इस टाइप से होती, एक यहाँ पर लटकी हुई होती और एक यहाँ पर लटकी हुई होती, तो यहाँ पर पाठ्यांक जो है W1 और W2 के 100% अलग अलग पढ़े जाते। लेकिन यहाँ पर मान क्या रहेगा, जब श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई हो तो हमेशा देखिए एक ही तो वेट लटक रहा है यहाँ पर ये अलग अलग सिस्टम हो जाता, ठीक है। तो फिर इसको अलग निकालते। लेकिन यहाँ पर आप लोग देखिए कि 10 kg अगर इसका पाठ्यांक है तो 10 kg ही क्या पड़ेगा, ये याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसका। तो W1 बराबर W2 के होगा, ये तो पहली चीज हमको मिल गई। अब ऑप्शन देख लो कौन सा है, इसमें तो ऑप्शन ए और बी तो नहीं होंगे, सी वाला तो किसी कीमत पर नहीं होगा, क्योंकि 10 kg है तो 10 kg ही यहाँ पर पड़ेगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, डी ऑप्शन, यानी कि W1 का मान अगर 10 kg फाइंड आउट हो रहा है तो W2 का मान भी कितना होगा, 10 kg ही होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को इजी बना दिया हम लोगों ने, डी ऑप्शन इसमें सही जवाब हो गया। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, मिटाते हैं, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं नोटबुक के अंदर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था। शुरू में हम लोगों ने थोड़े टफ क्वेश्चन ही उठा लिए हैं ताकि इजी क्वेश्चन आप लोग खुद से कर लें सोल्व, या फिर किसी भी तरीके से कर लें। मैं ईमानदारी से बताऊं कि मेरे को कल से फीवर है और मैं फीवर में क्लास नहीं ले पा रहा हूं, लेकिन फिर भी हल्का हल्का फीवर होने के बावजूद, आपको मेरी आंखों में दिख भी रहा होगा, फिर भी मैं आज यहाँ पर पढ़ाने के लिए आया हूँ। हल्का हल्का सा फीवर है, जुकाम है और सर दर्द बहुत दुख रहा है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा चैनल लगातार आगे आपकी कृपा से, छात्रों की कृपा से बढ़ता रहे, ऐसी मेरे को आशा है। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, इसमें 72 ये सेट का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2, 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक पत्थर 12 मीटर प्रति सेकंड की चाल से क्षैतिज रूप से फेंका जाता है। यह भवन से r दूरी पर भूमि तल से टकराता है। स्मॉल g यानी कि गुरुत्वीय त्वरण बराबर दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लेते हुए और वायु की प्रतिरोध की उपेक्षा करते हुए। वायु प्रतिरोध मतलब अगर वायु की रुकावट को, जैसे ऊपर से कोई गिर रहा है ना तो वायु उस पर प्रतिरोध लगाती है, उसकी उपेक्षा करनी यानी कि वो छोड़ना है। कौन सा मान प्राप्त होगा इस दूरी का, वो पूछा हुआ है हमसे, ठीक है। तो क्वेश्चन को जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो फिगर आउट थोड़ा सा इसको जरूर करेंगे। ऑप्शन भी दिए हुए हैं कि कितनी दूर जाकर वो गिरेगा। देखिए क्या पूछा हुआ है, पहले उसको देख लेते हैं। ऐसे ऑप्शन के लिए देखिए इसमें दिया हुआ है कि 20 मीटर ऊंची कोई भवन है। ये भवन मान लिया कि इसकी हाइट कितनी है प्यारे बच्चों, 20 मीटर की इसकी हाइट है, यानी कि h इजकल टू 20 मीटर। ये आ गया हमारे पास। अब इसके शिखर से यहाँ से कोई वस्तु फेंकी जाती है, कितने वेग से फेंक रहा है, कह दिया कि 12 मीटर पर सेकंड वेग से। तो 12 मीटर पर सेकंड वेग से जब वो फेंकी जाती है तो वो कुछ ना कुछ दूरी पर गिरेगी भाई, यहाँ एकदम थोड़ी यहाँ पर गिरेगी, क्षैतिज फेंकी जा रही है। एक तो ऊर्ध्वाधर होता है, एक होता है क्षैतिज, तो यहाँ पर ऐसे बना लिया क्षैतिज मतलब बिल्कुल इसकी, थोड़ा सॉरी, क्षैतिज मतलब बिल्कुल इसकी जो है सीध में वो फेंकी जा रही है। एक बार चेक कर लूँ माइक को, ओके है, इसकी बिल्कुल सीध में फेंकी जा रही है। जब सीध में फेंकी जाएगी, बिल्कुल यहाँ पर क्षैतिज में फेंकी जाएगी, तो कुछ यहाँ से इसके जो तल है इससे कुछ ना कुछ दूरी पर गिरेगी। तो वो दूरी बतानी है हमको कि वो दूरी r कितनी होएगी। तो बड़ा इजी क्वेश्चन दे रखा है, इससे घबरा जाते हैं कुछ लोग, कुछ भी करते हैं। तो इसमें सीधी सी बात है कि जब ऊपर से कोई चीज़ नीचे आ रही है, देखो एक बात समझो ध्यान से, अगर मैंने कोई चीज़ फेंक दी ऐसे तो वो नीचे तो गिरेगी ना, और जब नीचे गिरेगी तो कौन सा बल प्रभावी होगा, गुरुत्वाकर्षण बल प्रभावी होगा। तो कौन सा त्वरण उस पर लग रहा होगा, उस पर हमेशा गुरुत्व त्वरण काम कर रहा होगा, स्मॉल जी, जिसका मान हम लोग 9.8 लेते हैं। लेकिन क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है इसका मान लेना है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, समझ गए। तो यानी कि ये गति जो कहलाएगी, ये कहलाएगी गुरुत्वाधीन गति। कौन सी गति, गुरुत्वाधीन गति। मैंने स्टैंड ऑपरेटर के टॉपिक गुरुत्वाकर्षण में मैंने पढ़ाया हुआ है ये चीज। तो गुरुत्वाधीन गति हो रही है तो यहाँ पर गति के समीकरण अप्लाई होंगे। अब इसमें हाइट दे रखी है तो हाइट किस समीकरण में आएगी, यहाँ पर सेकंड इक्वेशन में आ रही होगी, h इजकल टू ut प्लस हाफ ऑफ gt स्क्वायर। एक गति में माइनस भी होता है सर जी, माइनस कब होता है, ut प्लस हाफ ऑफ gt स्क्वायर। माइनस कब होता है, जब नीचे से ऊपर फेंक रहे होते हैं, यानी कि गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जब फेंकेंगे तो ये माइनस का लिया जाएगा यहाँ पर। अब हाइट देखो कैसे इसको डेवलप करेंगे,
प्रारंभिक वेग यहाँ पर शून्य ले जाता है, क्योंकि प्रारंभिक वेग है छोड़ने जैसे छोटा तो उसके तुरंत पहले का वेग कितना रहा होगा, 0। फिर 12 हुआ ना थोड़ी देर बाद। अब अंतिम वेग क्या था, गिरने से ठीक पहले का वेग तो 12 रहा होगा 100%। समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से समझनी है आप लोगों को ये चीज कि यहाँ पर एक्लेरेशन काम कर रहा है, त्वरण काम कर रहा है, गुरुत्व त्वरण काम कर रहा है। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर प्रारंभिक वेग शून्य ले लेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, हाफ ऑफ GT²। ठीक है, देखो ये दूरी निकालनी है हम लोगों को। तो दूरी का एक ही फॉर्मूला होता है, दूरी बराबर चाल गुणा समय, यानी कि वेग गुणा समय। तो चाल तो हम लोगों को पता है कि 12 मीटर पर सेकंड है उसकी, समय कितना, अब समय का फाइंड आउट करना है। तो समय के लिए हम लोग इसको इस समीकरण पे जा रहे हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ तो निकल के आएगा ही। तो h बराबर हाफ ऑफ GT², ये आ गया। अब इधर आ जाओ थोड़ा सा, देखिए 2 की इधर गुणा कर दी तो क्या आ जाएगा, 2h। डायरेक्ट फॉर्मूला भी हम लोग कर सकते हैं आज के बाद याद इसका। इधर बचेगा GT²। तो यहाँ से अगर मैं T² की वैल्यू निकालूँ तो 2h/g आ जाएगी, और अगर t की वैल्यू निकालूँ तो अंडर रूट, इधर अंडर रूट लग जाएगा ना, 2h/g। तो ये फॉर्मूला आप लोग याद रख लीजिएगा, कभी भी ऐसी गति हो इस टाइप की तो t बराबर अंडर रूट 2h/g। तो यहाँ से समय का मान अगर निकालना चाहूँ तो ईजी है। अब 2 हाइट की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 20 सेंटीमीटर, तो 20 की गुणा यहाँ 20 मीटर, सॉरी 20 की गुणा यहाँ पर कर देंगे। जी का मान कितना दे रखा है, 10, तो 10 दूने 20, 2 दूनी 4, और 4 का कितना आ गया भाई, वर्गमूल 2 आ गया। ठीक है, तो समय कितना आ गया हमारे पास, 2 सेकंड आ गया। अब निकालनी है हमको आर की वैल्यू, दूरी की वैल्यू निकालनी है आर की। तो कैसे निकालेंगे, ये दूरी कैसे निकालेंगे, दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल कितनी है, 12 मीटर पर सेकंड, समय कितना है, 2 सेकंड, तो 12 दूनी 24, तो 24 मीटर की यह दूरी आ गई, यानी कि वो 24 मीटर दूर गिरा। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी जो है, ये आर का मान 24 मीटर सही जवाब है। तो देखिए क्या क्वेश्चन आपको समझ में आया। वीडियो पसंद आ रही हो तो जरूर लाइक करके जाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, देखते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है। 2 सर्वसम पात्र यानी कि कंटेनर x और y नगण्य आयतन की पतली नलिका द्वारा, पता नहीं क्या लिखा हुआ, तल पर जुड़े हुए हैं। इस नलिका के अंदर एक वाल्व है जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। प्रारंभ में पात्र x के अंदर h ऊंचाई तक द्रव भरा हुआ है और पात्र y जो है रिक्त है। यदि जब वाल्व खोला जाता है तो दोनों पात्रों में समान मात्रा में द्रव साम्य अवस्था में होता है। यदि वाल्व खोले जाने से पहले द्रव की प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा P1 है तो अंतिम स्थितिज ऊर्जा P2 का मान बताना है। और क्वेश्चन बड़ा यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। चित्र मैं थोड़ा सा बना करके जरूर दिखाऊंगा ताकि छात्रों को और अधिक समझ में आ सके। इस तरीके का चित्र है कुछ, ठीक है भाई, ऐसा चित्र है। सर्वसम पात्र मतलब एक जैसे पात्र हैं, ठीक है, बिल्कुल सेम साइज यहाँ पर दिखाई आपको दे रहा होगा। ठीक है, ये पात्र नंबर यहाँ पर x है और ये पात्र नंबर y है। ऐसे इसमें जल भरा हुआ, ये पहले की स्थिति है, कुछ देर बाद स्थिति बदलने वाली है। क्वेश्चन बड़ा इजी आ रखा है, करने वाले यहाँ पर चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या लगा रखी है उसने, एक वाल्व लगा रखी है इस टाइप से, यानी कि वाल्व का मतलब है कि अब जल इस y पात्र में नहीं जा सकता, लेकिन जैसे ही ये वाल्व खुलेगी तो इधर से जल कहाँ जाएगा, इसमें जाएगा, और दोनों में ऊंचाई क्या हो जाएगी, जल की समान ऊंचाई हो जाएगी। तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। इसका जो नलिका है इसका आयतन जो है नगण्य माना गया, यानी कि ये अपने अंदर जल को धारण नहीं कर सकती, ऐसा मान लिया गया है। करेगी तो जरूर लेकिन नहीं कर सकती, इन्होंने बताया। अब हमसे पूछा क्या है कि अगर, देखिए ये है कंडीशन नंबर फर्स्ट, जबकि वाल्व नहीं खोला गया है। इस समय इस द्रव की जो है यहाँ पर हाइट दी हुई है कि इसकी हाइट कितनी है, h हाइट इस द्रव की है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक h हाइट। तो ये कंडीशन नंबर फर्स्ट है, जब तक कि वाल्व नहीं खोला गया है। तो स्थितिज ऊर्जा तो उसने बताई हुए है कि उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी है, P1 है। ठीक है भाई, कितनी है, P1 है। तो अगर मैं वाल्व खोल दूं तो कुछ द्रव यहाँ से इधर जाएगा, और कब तक जाएगा, जब तक कि दोनों में हाइट जो है द्रव की समान न हो जाए। तो आप लोगों ने पढ़ाई होगा फॉर्मूला, साम्य अवस्था का फॉर्मूला है, इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला है। ठीक है भाई, तो ये साम्य अवस्था में आ जाएंगे। ठीक है, ये चीज समझ ली। अब देख लो कि वाल्व खोलने से पहले कितनी स्थितिज ऊर्जा रही होगी। अगर मैं उसका फॉर्मूला यहाँ पर लिखना चाहूँ तो सबको पता है कि फॉर्मूला होता है स्थितिज ऊर्जा का mgh। ठीक है, ये तो पढ़ाई होगा, तो वही यहाँ पर लगा रहे हैं कि mg और h। ठीक है,
ये लगा दिया। ठीक, अब एक बात यहाँ से ध्यान से यहाँ पर समझना कि अगर मैं P2 को लिखूं, P2 कब होगा, यह है द्रव की स्थितिज ऊर्जा अब, जबकि वाल्व खोल दिया गया। अगर मैं वाल्व खोल दूं तो इसमें द्रव की हाइट गिरेगी और इधर बढ़ जाएगी। तो एक बात समझो कि यहाँ पर जो एक्स स्तंभ है, ये एक्स पात्र है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ द्रव की हाइट घटेगी, और जब हाइट घटने जा रही है तो अब स्थितिज ऊर्जा जो पहले थी वह नहीं रही, कुछ और हो जाएगी। तो अब कितनी होगी, देखिए m तो वही रहा ना, उतना ही तो द्रव है, द्रव थोड़ी बदला है, गुरुत्वाकर्षण भी वही है। लेकिन अब देखो, जब दोनों पात्रों में जल बराबर हो गया तो अब हाइट जो है घट करके कितनी रहने वाली है, h/2। कितनी हो जाएगी, h/2 है, आधा जल इसमें और आधा यहाँ पर। हाइट क्या हो गई, आधी आधी हो गई। तो हाइट का मान अब मैं क्या लेने वाला हूँ, mgh/2। तो एक बात समझ लो प्यारे बच्चों, क्या दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है। अब इस 2 की गुणा इधर कर दो तो 2p2 बराबर किसके आएगा, mgh, और mgh किसकी वैल्यू है, p1 की। तो p1 बराबर किसके आ गया, 2 इंटू p2 के आ गया। p1 बराबर किसके आ गया, 2 इंटू p2 के आ गया। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही जवाब है, p1 बराबर 2p2। p1 बराबर 2p2 है ऑप्शन नंबर सी में। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही आपको जो है वो मिल जाएगा। तो ये थे आज के क्वेश्चन एंड DNA के 2023 वाले के। इसके बाद भी और सारे क्वेश्चंस हम जरूर लेंगे। उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ रही होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आंकड़े डेली मैं देखता हूँ। असिस्टेंट ऑपरेटर का हम लोग पढ़ा रहे हैं फिजिक्स, वहाँ से आंकड़े मेरे पास आ रहे हैं कि कम से कम 70 से 78% छात्र ऐसे हैं जो वीडियो लगातार देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब का बटन नहीं दबा रहे हैं। भाई क्या उसके पैसे लग रहे हैं क्या? मैं किसी से जनरली नहीं बोलता हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब कर लो, लेकिन बात यह है कि ऊर्जा उसी से तो मिलेगी, ठीक है। हालांकि हम लोग फिर भी इतने मतलब पढ़ा रहे हैं, आपको कोशिश कर रहे हैं इस चीज़ की, तो इतनी चीज़ समझ लीजिए कि भाई आप लोग ज़रूर वीडियो को जो है लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। मैं बता तो रहा हूँ कि 78% ऐसे छात्र हैं कि जो वीडियो को देख तो रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, नॉट सब्सक्राइब वाले हैं, ऐसे ही चल रहे हैं। बस क्या करना, सब्सक्राइब करके एक बटन दबाने में आपको दिक्कत हो रही है और हमको पढ़ाने में नहीं हो रही होगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंडिया वालों, थैंक यू।